फ्लेक्सी कैप फंड आज के दिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में कुल 36 फ्लेक्सी कैप फंड ऑपरेट कर रहे हैं और आज यानी 24 जुलाई 2023 को बजाज फिनसर्व ने एक 37वां फ्लेक्सी कैप फंड को लॉन्च किया है जो कि बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से जाना है। इनका ये इक्विटी सेगमेंट में पहला एनएफओ है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में कोई बाउंड्रीज इन्वेस्टमेंट की नहीं है, दे कैन इन्वेस्ट अक्रॉस द सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट में किसी भी एक्सटेंट तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही बाउंड्री है जो कि इक्विटी सेगमेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए है कि इनका टोटल एसेट्स का 65% कम से कम इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब इनका हमेशा अक्रॉस द बोर्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी सेगमेंट में हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे बजाज फिनसर्व के फ्लेक्सी कैप फंड की, जो आज के दिन में 24 जुलाई 2023 को लॉन्च हो रहा है, और देखेंगे कि क्या इस फ्लेक्सी कैप में कुछ अलग है। यदि कुछ अलग है तो क्या इससे संभावनाएं ये लगती हैं कि इन्वेस्टर को जो है कुछ रिटर्न एवरेज फ्लेक्सी कैप से कुछ बेहतर मिल सकता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आज हम एनालिसिस करेंगे बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसका एनएफओ आज मीन्स 24 जुलाई 2023 को लॉन्च हो चुका है। और एनालिसिस के दौरान हम देखेंगे इस फंड में क्या इस फंड में कुछ चीज़ें अलग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी जो 36 फ्लेक्सी कैप फंड बाजार में आज के दिन मौजूद हैं उससे कुछ अलग है, जिससे कि ये बाकी अन्य फ्लेक्सी कैप फंड को और परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बजाज फिनसर्व इज द 43rd एंट्रेंस इन द एएमसी। ये 43वां एएमसी है। इसके पहले 42 थे। सबसे नया एएमसी यही है। और बजाज फिनसर्व का ये फ्लेक्सी कैप फंड ये पहला इक्विटी स्कीम है जो कि 24 जुलाई यानी आज के दिन 24 जुलाई 2023 को एनएफओ खुलेगा और 7 अगस्त 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। ये इसका अपर और लोअर पीरियड है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये कम से कम 24 जुलाई से 3 वर्किंग डेज तक बंद नहीं होगा और मैक्सिमम 24 जुलाई से 15 वर्किंग डेज से अधिक ये किसी परिस्थिति में नहीं चलेगा। इसका मतलब इसके अर्लीस्ट क्लोजिंग डेट जो है इट इज मिनिमम 3 working days from the opening of the NFO and the maximum NFO period is 15 working days from the opening of the NFO। इसका मतलब आज से 3 दिन कम से कम रहेगा खुला और मैक्सिमम आज से 15 वर्किंग डेज तक ये NFO खुला रहेगा। और इसके जो यूनिट्स अलॉट होंगे जब भी ये क्लोज होगा NFO उसके 5 बिजनेस डे के अंदर इसका यूनिट्स का अलॉटमेंट हो जाएगा और यूनिट्स के अलॉटमेंट होने के बाद ये फर्दर रीओपन्स होगा विद इन 5 बिजनेस डे फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। जिस डेट को यूनिट्स अलॉट होंगे उसके नेक्स्ट 5 बिजनेस डे के अंदर ये रीओपन हो जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्ट रिडम्पशन और परचेज और यू कैन से परचेज एंड रीपरचेज। इसका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी है। इसका बेंचमार्क जो है S&P BSE 500 TRI है और NAV जो ये डे टू डे डिक्लेयर करेगा, जिस दिन बिजनेस डे होगा उसके रात 11 बजे तक इसको NAV इस स्कीम को डिक्लेयर कर देना होगा। हालांकि ये प्रोविजंस केवल इसी फंड के लिए नहीं है, ये सारे फंड्स के लिए यही प्रोविजंस हैं कि जो भी बिजनेस डे होगा उसके बाद 11 PM ऑफ दैट बिजनेस डे NAV मस्ट बी डिक्लेयर। इफ नॉट उनको राइटिंग में देना पड़ेगा कि किस कारण से ये NAV 11 बजे रात तक ये डिक्लेयर नहीं कर सके। अब हम बात करते हैं इसके एग्जिट लोड की। यदि हम जितना यूनिट्स अलॉट हुआ उसके अप टू 10% यदि 6 महीने के अंदर यदि
रिडेम्पशन करते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन यदि 10% से अधिक हम रिडीम करते हैं विद इन 6 मंथ्स तो 1% ऑफ द रिडेम्पशन एग्जिट लोड लगेगा। और यदि 6 महीने के बाद हम रिडेम्पशन करते हैं कोई भी एक्सटेंट तक तो कुछ नहीं लगेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, 6 महीने के बाद यदि रिडेम्पशन करते हैं, कुछ भी रिडेम्पशन करें, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 10% जितना यूनिट्स अलॉट हुआ है उसका 10% तक विद इन 6 मंथ करते हैं तो भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन यदि 10% से अधिक आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। अब बात करते हैं हम इसके इन्वेस्टमेंट की। यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपए होंगे और उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। लेकिन एडिशनल परचेज यदि करेंगे आप तो ये कम से कम 100 रुपीज का होगा, उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में होगा। यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं और एसआईपी का इंस्टॉलमेंट यदि 500 से 1000 रुपए के बीच है तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 60 का होगा। लेकिन यदि 1000 रुपए से अधिक का इंस्टॉलमेंट है तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट 6 होगा। ये एक यूनिक चीज है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 500 से 1000 के बीच यदि इंस्टॉलमेंट होगा तो कम से कम आपको 60 इंस्टॉलमेंट्स लेने होंगे। और यदि 1000 से अधिक का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट साइज होगा तो कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट आपको लेने होंगे। और पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर ये स्कीम जो है हर महीने के एंड के 10 दिनों के अंदर या हर 6 मंथ्स के एंड के 10 दिनों के अंदर ये पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करेगा कि पिछले महीने या पिछले हाफ ईयर पोर्टफोलियो में क्या क्या था, कितना परसेंटेज क्या था। यानी यदि इनको जून महीने का पोर्टफोलियो जुलाई महीने का जुलाई 2023 का यदि पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा तो बाय 10th ऑफ अगस्त इनको ये बताना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ जुलाई 2023 इसके पोर्टफोलियो में क्या था। या हाफ ईयर की बातें करें उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर जो भी स्थिति होगी पोर्टफोलियो की उसके अगले 10 दिन के अंदर इनको डिक्लेयर करना होगा। और इसमें जैसे हर स्कीम से में होता है, इसमें प्लान डायरेक्ट और रेगुलर प्लान अवेलेबल है और ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन अवेलेबल है। डायरेक्ट और रेगुलर इसके बारे में यदि जानकारी है, डायरेक्ट एंड रेगुलर एंड ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू यदि इसके बारे में जानकारी है आपको तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ग्रोथ जो होगा बाय डिफॉल्ट होगा। यदि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जैसे ही स्क्रीन खोलेंगे तो ग्रोथ होगा डिफॉल्ट। यदि इसको चेंज करना चाहते हैं आईडीसीडब्ल्यू में तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जैसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हमने चर्चा की है, ये इन्वेस्ट करेंगे इन कंपनीज अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब ये 65% इक्विटी में इन्वेस्ट कम से कम करेंगे और इसका कोई लिमिट ये नहीं होगा कि लार्ज कैप में कितना करेंगे, मिड कैप में कितना करेंगे, स्मॉल कैप में कितना करेंगे। रेदर विदाउट एनी बाउंड्री इन तीनों कैप में मिनिमम 65% और मैक्सिमम 100% इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्वालिफाई करेंगे फॉर फ्लेक्सी कैप फंड। फिर बात करते हैं हम इसको हम फ्लेक्सी कैप फंड को हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस एनएफओ के फ्लेक्सी कैप के इस एनएफओ के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी कि क्या फ्लेक्सी कैप के इस एनएफओ में कुछ चीजें अलग हैं जो बाकी 36 जो फ्लेक्सी कैप सेगमेंट्स स्कीम्स जो ऑपरेट हो रही बाजार उससे कुछ अलग है। जनाब इसमें कुछ अलग है। इसके सैलिएंट फीचर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इट इज बेस्ड ऑन द मेगा ट्रेंड्स। मेगा ट्रेंड्स मींस ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट नहीं करेंगे। रेदर ये स्टॉक जो सेलेक्ट करेंगे ये आगे 5-10 साल में क्या ट्रेंड्स दिखा रहा है उसके बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा है इनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विच इज बेस्ड ऑन इनक्यूबे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगा ट्रेंड्स के बारे में। मेगा ट्रेंड्स मतलब मैंने बताया कि मेगा ट्रेंड्स का मतलब है कि वो आइडिया जो कि देखता है कोई 5-10 साल में क्या परिस्थितियां चेंज होगी और उस बदली हुई परिस्थिति में कितने इन्वेस्टर्स, कितने पॉपुलेशन जो है उसको वो फॉलो करेंगे। सो द आइडिया इज टू मेक पीपल सी 5 to 10 years ahead, not based on the historical performance
एंड द पीपल हु आर राइडिंग द ट्रेन्स, जो उस ट्रेन्स को राइड करेंगे, इसके बेसिस पे उस स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो स्टॉक्स को जो सिलेक्ट करेंगे ये अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द थीम्स, अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ज्योग्राफी। ट्रेंड के बेसिस पे अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द थीम, मार्केट कैपिटलाइजेशन और ज्योग्राफी के बेसिस पे ये स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। और इससे एडवांटेज ये होगा, ये दे विल इन्वेस्ट एट द राइट टाइम एंड एग्जिट एट द राइट टाइम एज वेल। और आज के दिन में अब हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन में इंडियन इकोनॉमी में कौन से ट्रेंड्स विजिबल हैं। सो सबसे पहला ट्रेंड जो विजिबल है वो है इंडियाज का डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब यहां यंग पॉपुलेशन और राइजिंग मिडिल इन ग्रुप काफी अधिक हैं। आज के दिन में जो इंडिया का डेमोग्राफी है उसमें बोलते हैं कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन और राइजिंग मिडिल इनकम ग्रुप काफी बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है जो 5-10 साल में आगे दिखाई दे रहा है। रिसर्जेंस इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में एक नया चीज आया है, नया ट्रेंड आया है, ये भी एक इंडियन मेगा ट्रेंड्स हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ इन क्रेडिट एंड इजी एक्सेस टू फाइनेंस। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्रेडिट में इतना ग्रोथ न था, ना तो इतनी आसानी से फाइनेंस अवेलेबल हो रही थी जितनी आसानी से आज के दिन में मिल रही है। तो इट इज ऑल्सो ए बिग मेगा ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द फंड मैनेजर कैन सेलेक्ट द स्टॉक। And next one is the increase in the infrastructure spend and rise of capital expenditure in the economy. इकोनॉमी में पिछले 5-7 सालों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में हो रही है, ये काफी अधिक बढ़ रहे हैं। ये भी एक मेगा एक ट्रेंड्स है विच विल अफेक्ट द इकोनॉमी एट लार्ज। एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, यदि देखेंगे पॉपुलेशन अर्बन का ये दिनों दिन ये बढ़ा जा रहा है, ये भी एक ट्रेंड्स है। और फोकस ऑन द हेल्थ एंड वेलनेस स्पेशली आफ्टर कोविड-19 के बाद खासकर जो हिंदुस्तान में जो पब्लिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, ये भी एक ट्रेंड है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, इवन आप पिछले 5 साल 10 साल पीछे के डेटा से भी आज का डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में यदि कंपेयर करें तो हमें लगता है कि सो मेनी फोल्ड्स ये डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स बढ़ गया है। इट ऑल्सो सीम्स टू बी ए बिग मेगा ट्रेंड इन द इंडियन इकोनॉमी। एंड ग्रीन कॉन्शियसनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेगा ट्रेंड्स है। सो दिस इज द जस्ट द इलस्ट्रेटिव लिस्ट, नॉट द एग्जॉस्टिव वन। तो दीज आर द मेजर मेगा ट्रेंड्स विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इन सारे मेगा ट्रेंड्स के बेसिस पे इनके फंड मैनेजर जो है फंड को स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे एंड दे विल इन्वेस्ट। सो इट इज सेड दैट they will invest at the right time and exit also at the right time. अब हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे सेलेंट फीचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बेस्ड ऑन इनक्यूबे। ये जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, इट इज बेस्ड ऑन 3 स्टेज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। द फर्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशनल मीन्स, ये कहते हैं कि और लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने से पहले द फंड मैनेजर विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज ऑन इकोनॉमीज, बिजनेस एंड मार्केट्स, so that they can outperform the market. So it's said that under the informational philosophy, collecting information, relevant information about economies, business and markets ahead of the others to outperform the market. इसका मतलब और लोगों को इंफॉर्मेशन मिले उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अबाउट द इकोनॉमी, बिजनेस एंड मार्केट, जिससे कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके। दूसरा है एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव एज। इस एज में बोलता है कि वट एवर इंफॉर्मेशन द फंड हाउस हैज कलेक्टेड और इवन दे हैव नॉट कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन एड ऑफ द अदर पीपल, और लोगों से पहले यदि ना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हुए लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी प्रोसेसिंग जो करेंगे ये बेहतर ढंग से करेंगे, सो दैट अगेन पॉसिबिलिटी हो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की। और द थर्ड वन इज द बिहेवियरल एज। बोलते हैं कि जो इनपुट इनको मिला आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, जो भी इनपुट इनको मिला उसका जो बिहेवियर रिएक्शंस जो होगा
वो काफी बेहतर होगा जस्ट टू सिक्स द मैक्सिमाइज द अल्फा. सो देयर आर 3 स्टेज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल, सेकंड वन इज एनालिटिकल एंड थर्ड वन इज बिहेवियर एजेज. एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऑफ दिस बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड. अब बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की. इनके 3 फंड मैनेजर हैं. द फर्स्ट वन इज निमेश चंदन, ही इज बीकॉम एमएमएस, 22 साल का एक्सपीरियंस है इनको. दूसरा है सौरभ गुप्ता, ये सीए है, सीएफए है, बीकॉम है और 15 साल का एक्सपीरियंस है. और तीसरे हैं हमारे सिद्धार्थ चौधरी, हालांकि ये डेट पोर्शन के हैं, ये बीकॉम है और पीजीपी एसएम है. अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमने पहले सेलेक्ट किया था, क्या इस फ्लेक्सी कैप में कुछ अलग है जो कि बाकी रिमेनिंग 36 फ्लेक्सी कैप फंड विच आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट उससे क्या अलग है, या नॉर्मल जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये भी एक 37 फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में होगा. तो जनाब, हमने देखा इसके सैलिएंट फीचर में स्टॉक सिलेक्शंस ऑन द बेस्ड ऑफ मेगा ट्रेंड्स. ये हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, रदर जो मेगा ट्रेंड्स 5-10 साल उसको विजुअलाइज करेंगे कि क्या ट्रेंड्स होने वाला है एंड हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट ट्रेंड. उसके बेसिस पे अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द जियोग्राफी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे. और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की यदि बातें करें तो इनको भी बेसिस पर मीन्स देयर आर 3 स्टेज, द इंफॉर्मेशनल, क्वांटिटेटिव एंड द बिहेवियरल. इंफॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास है उसका प्रोसेसिंग काफी बेहतर करेंगे और जो इनपुट इन दोनों चीजों से मिलेगा उसको जो बिहेवियर रिएक्शंस होगा टू जस्ट टू मैक्सिमाइज द अल्फा, इट मस्ट बी बेटर इफ यू कंपेयर विद द अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट. सो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड अन्य फ्लेक्सी कैप फंड से अलग है. और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप चाहें, यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर एसआईपी, नॉट द लमसम और ओवर एंड एबव. जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना तब तक कोई बुद्धिमानी की बातें नहीं है जब तक कि उस एनएफओ में कुछ अलग ना हो. और इस प्रकार से मुझे लगता है, हमें लगता है कि इस फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड से कुछ चीजें अलग हैं. इसलिए मेरे विचार से एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है. सो यहां भी निर्णय आपको खुद लेना है कि आपको इस फंड में जाना चाहिए या नहीं.